नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूँ आप सभी का इस चैनल पे। इसका नाम है डिस्कशन विद मनोज और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वैकेंसीज को बहुत डिटेल में। और आज इसी क्रम में हम एक वैकेंसी ले रहे हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसमें 158 पोस्ट पर मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज ओपन हुई हैं, जिसके बारे में अब हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम का, डिस्कशन विद मनोज, सेम नाम से ही है। अगर आपको कुछ भी कभी पूछना हो तो आप उससे वहाँ पर ही पूछ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्योंकि कम्युनिकेशन डिले हो जाता है, वैसे तो मैं रिप्लाई करता हूँ ठीक ठाक, पर ठीक है, पर आपको अगर लगे तो आप वो भी जा करके पेज पर जुड़ जाओ मुझसे। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर भी जैसे एडमिट कार्ड कब आया या बहुत छोटी छोटी जो जानकारी है या और भी जो मुझे ठीक लगता है या समाज पे कोई टिप्पणी है, कुछ भी जो मुझे ठीक लगता है मैं उस पर वीडियो बना करके अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियोस चेक करते रहा करो आप, आपके काम की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उसमें, इसीलिए मेन बस उसीलिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं, पेशेंस के साथ थोड़ा सा सुनिएगा क्योंकि 158 वैकेंसीज पर मैं बात करने वाला हूँ अभी। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं यहाँ पर, वही देखिए ज़रा। तो टोटल जो पोस्ट ओपन हुए हैं वो 158 है ना, पद हैं टोटल। और उसका नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। ठीक, आप मुझसे डेट की पूछेंगे तो देखिए, ये जो फॉर्म है ये ओपन हुआ था 8 जून को। ठीक, 2024। और इसका एंड डेट है एंड डेट है इसकी 2 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई है, 2 जुलाई नहीं, 1 जुलाई 2024, मतलब काफ़ी क्लोज है। तो थोड़ा सा हरी अप करके इस काम को करना आप। पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि देखिए, ये जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा जॉब कैसी है वो भी बता देता हूँ। देखिए, पूरी तरीके से ये परमानेंट जॉब है ना, परमानेंट जॉब है ये। अच्छी खासी सैलरी के साथ मैनेजमेंट ट्रेनी है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा इस बारे में। फीस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर 1000 रुपये की फीस है। ठीक, और वो भी किसके लिए है? जनरल के लिए है। ठीक, ओ बी सी एन सी एल के लिए है। वैसे तो इसमें ओ बी सी, अब जब इसमें ये भी आ गए वो भी तो सभी आ गए। और आपके ई डब्ल्यू एस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी हैं। बाकियों के लिए फ्री है ना। आप समझ गए होंगे फ्री किसके किसके लिए रहेगी भाई। फ्री आपके हमारे एस सी, हमारे एस टी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए सबके लिए फ्री है। क्या क्लियर हो गई इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, है ना। और डिग्री वगैरह मैं नीचे बात करूंगा, वहाँ पे आप पद की संख्या भी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि अलग अलग ब्रांच में भी खुली हुई है। उससे पहले आप ध्यान रख लें कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। पूरी तरीके से नवरत्न कंपनी में आती है ये अभी, है ना। और अभी इस पे काम चल रहा है धीरे धीरे। फर्टिलाइजर्स बनाने का काम है भाई। वैसे देखो यार, ये चीज़ें जो होती ना, ये ज़मीन को बंजर कर देती हैं। ठीक है, पर क्या करोगे आप। अब नौकरी भी है, पेड़ भी तो भरना है, बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है साहब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मुंबई में, महाराष्ट्र में है इसका, है ना, हेडक्वार्टर। और सारी इसकी यूनिट वहीं पर है। देखो जरा, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी यूनिट्स हैं आर इन महाराष्ट्र, साफ लिखा हुआ है। जैसे एटथल डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ एंड एट टॉम्बे चेंबूर मुंबई। तो एक्सेलेंट कैरियर ग्रोथ यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको ये वादा करते हैं, है ना। ये एक नेशनल लेवल का मार्केटिंग नेटवर्क है ना, फर्टिलाइजर्स का। अब सरकारी कंपनियां तो यही काम करेगी, समझ गए होगे आप मेरी बात। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, धीरे से आगे बात करेंगे कि क्या क्या इसमें करना है। हाँ, एक चीज़ और जो छोटी जानकारी मैं वो बता देता हूँ आपको। वो ये है कि आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। कुछ बता दूं मैं आपको, ज़रा ध्यान सुनना। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है, खास बात यही है इसकी। और इसके बाद आपको 3 साल, है ना, बॉन्ड पीरियड में रखा जाएगा, है ना। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे और उसके पूरे होने के बाद आपको 3 साल का बॉन्ड पीरियड आपका शुरू होगा। और बॉन्ड जो आपका मनी है जो आपको जमा करना है, ये तो देखो आपको पहले ही जमा करना है, ज्वाइनिंग के दिन ही आपको इसको जा करके जमा कर देना, 1 लाख रुपए। तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बताओ, सरकार आपको जोड़ने के लिए 1 लाख रुपए मांग रही है, कितनी बड़ी बात है। सिलेक्शन होने के बाद कौन पगला जाएगा नहीं भाई। हम्म, क्या है। तो टोटल हो गए 4 साल, है ना, 1 लाख। अब इसमें सिलेक्शन वगैरह के लिए मैं सब बताऊंगा आपको। पेपर होना है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा पूरी तरीके से। फिर इंटरव्यू भी होगा। तो अब इंटरव्यू के लिए क्या क्या कैसा है वो देखिए, ये तो कंटेंट पे ही सब निर्भर करता है। शुरू करें अपन लोग, चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं 158 पद की जानकारी डिटेल में। अब यहाँ पर एक का मैं बताऊंगा, बाकी का आप अंदाजा खुद लगा लेना क्या होने वाला उसमें, है ना। कहीं कहीं पर मुझे शायद बताने की जरूरत पड़े, जैसे कहाँ पर। इधर देखो, पहले देखो, जैसे सबसे पहले है मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल। ठीक है, इसमें आप देखेंगे टोटल वैकेंसी जो आपको दिखाई दे रही है 51 है।
पहली बात। और जनरल के लिए यहाँ पर 21 है, फिर एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4, है ना, और ये ओबीसी एनसीएल के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है, और ये देखो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज हो गई। अब क्वालिफिकेशन को बहुत ध्यान सुनो, और क्वालिफिकेशन ने साफ बोला 1 जून 2024 तक। आपकी वो उम्र भी मैं बता दूंगा। देखिए मैक्सिमम जो एज है ना ज़्यादातर सभी में, वो 27 साल है। अब ये किसके हिसाब से, ये जनरल के लिए हो गई, ठीक है, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हो गई। अब अगर आप सोचेंगे कि ओबीसी एनसीएल की कितनी होगी, तो देखो ओबीसी एनसीएल के लिए इसमें या ओबीसी के लिए आप 3 साल बढ़ा दो, उनके लिए 30 ईयर है मैक्सिमम। ठीक, वहीं आप एससी और एसटी के लिए देखो तो 5 साल मैक्सिमम है, तो उनके लिए हो जाएगी 32 ईयर्स मैक्सिमम। फिर आप चले जाओगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। अब इसमें भी 3 कैटेगरी ओपन हो जाएगी ना, जनरल, ओबीसी और आपके एससी और एसटी, है ना। तो उसमें फर्क पड़ता है, जनरल को मिलती है 10 साल की, ओबीसी को मिलती है 13 साल की, और एससी एसटी को मिलती है 15 साल की। ठीक है, बाकी आपको अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे तभी ये मिलेगा। आ जाओ क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि भाई 4 साल की आपने बीई या बीटेक करी हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो आप, है ना, या केमिकल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच रही हो, या पेट्रोकेमिकल से आपने इंजीनियरिंग करी है, या केमिकल टेक्नोलॉजी से ही किया है ना, किसी अच्छे एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसे भर सकते हो। रेगुलर या फुल टाइम आपके पास मान लो डुअल, कई लोग करते हैं ना रेगुलर, रेगुलर भी चल जाएगा, देख लो रेगुलर फुल टाइम ही चलेगा, मतलब एक ही बात है। डुअल डिग्री, जैसे कुछ लोग नहीं करते डुअल डिग्री एक साथ ले लेते हैं, इंटीग्रेटेड डिग्री या एलिट डिग्री होती है साथ में जोड़ करके रखते हैं, ये भी एलिजिबल है, तो आप इन्हें भर सकते हो। हाउएवर इन्हें साफ बोला है कि केमिकल और पेट्रोकेमिकल मस्ट बी मेंशन इन द डिग्री अलोंग विद अदर एलिड सब्जेक्ट्स। मतलब जो एलिड वाले हैं या इंटीग्रेटेड वाले हैं, उनको ये तो बताना पड़ेगा कि उन्होंने केमिकल या पेट्रोकेमिकल से डिग्री करके रखी है। ठीक है ना, अगर उनके पास है कुछ तो तब ऐसा उन्होंने कहा है। अगर ये नहीं है तो फिर और लिखा हुआ है 3 साल का रेगुलर और फुल टाइम आपने बी बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो आप, केमिकल इंजीनियरिंग से, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से, या केमिकल टेक्नोलॉजी से, अच्छे किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन, एक्वायर्ड आफ्टर 3 इयर्स रेगुलर एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। अब ये देखना जरा, मेरी बात ध्यान सुनो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने डिप्लोमा किया, वो 3 साल का होता है, आपने कर लिया। इसके बाद मतलब ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपने फिर 3 साल जो है फुल टाइम बी बीटेक की इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली, है ना। मतलब आपने 4 साल की नहीं करी, आपने 3 साल की करी, क्योंकि 3 साल का डिप्लोमा था, फिर 3 साल का आपका इंजीनियरिंग है, टोटल 6 साल हो गया। ये है तो आप भर सकते हो। इसी में अगर आपका डुअल इंटीग्रल एलिट चल रहा है तो भी आप इसे भर सकते हो। मिनिमम, अब ये मैंने इत्मीनान से क्यों बताया, क्योंकि सभी के लिए अब यही रहेगा, चाहे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, कुछ भी ले लूँ मैं, सबके लिए यही रहने वाला है। इसलिए मैंने बहुत इत्मीनान से बनाया था कि देख लो जरा ध्यान से कि क्या क्या है ना। जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने बताया आपको कि 4 साल की बी बीटेक हो तो ठीक, नहीं तो डुअल वाली ठीक, नहीं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद आपने बी बीटेक करी 3 साल की, तो आप इसे भर सकते हैं ना। मतलब लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए भी ये है ही है। अब देखना ध्यान से, मिनिमम परसेंटेज कितना है। देखिए 60% आपका होना चाहिए फाइनल ईयर में ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, और 55% आपको दिया एस सी एस टी के लिए। मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दी थी 27 साल है, बाकी वही छूट वगैरह लिखी हुई है। ठीक है, राइट्स वगैरह वालों के लिए 5 साल। अब आप उठा लो मैकेनिकल, ठीक, 30 पोस्ट है टोटल। अब आप देखो हर कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ से उठा करके, और वही वही आपको मिलेगा। अभी मैकेनिकल है तो उन्होंने बोला मैकेनिकल डिसिप्लिन से होना चाहिए, है ना, मैकेनिकल से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये देखो मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा करके रखा है, ये रखा है, वही है, देखो सब कुछ सेम है, दिख रहा है 60%। यही मैं समझा रहा था, एक बार अच्छे से देख लो ना, बाकी सब क्लियर हो जाता है। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं सीधे नीचे की तरफ जा रहा हूँ। मैं ये पीडीएफ आपको अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे टाइम भी कम हो जाएगा, और आपको क्या पढ़ना तो मैंने बता दिया कैसे देखते हैं इसको, बाकी तो आप खुद ही देख सकते हो। और कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हो, चिंता नहीं करो। इलेक्ट्रिकल वाला सेम सब कुछ वही, इलेक्ट्रिकल से ही ब्रांच से होना चाहिए, फिर वही सब कुछ किया हो और वही वही आ जाएगा। अब बस ब्रांच देख लो, ब्रांच कौन कौन सी, जब ताकि ब्रांच का आइडिया हो जाए। जैसे एक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच हो गई है अपनी, इसके 18 टोटल पोस्ट है, वही वही सारी चीज़ें मैंने बता दी। इंस्ट्रूमेंटेशन, बस वहाँ पे मैकेनिकल की जगह इंस्ट्रूमेंटेशन कर दो आप, डिग्री परसेंटेज वही है, एज वही है। सिविल देखोगे आप, सब कुछ वही है, बस 4 पोस्टें सिविल की, ये ध्यान रखना। बाकी सब वही वही है, बस सिविल आ गया, ब्रांच चेंज होगी, बाकी पूरे नियम वैसे के वैसे ही हैं। फिर आ जाओ फायर, हाँ अब यहाँ ध्यान देना जरा, ये थोड़ा सा अलग हो गया, पर कुछ अलग नहीं हो, वही है। बी बीटेक, और ये फायर से किसी ने किया हो, ग्रेजुएट हुआ हो, और फायर सेफ्टी डिसिप्लिन से हुआ हो, तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, और वही फिर डिप्लोमा भी आपने इसी से कुछ करके रखा होगा, फायर सेफ्टी से। और
एज वगैरह भी वही सेम है, कुछ भी अलग नहीं किया। और ये आ गया आपका मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब, ये एक ही पोस्ट है और वो भी जनरल के लिए है, तो मतलब ये ओपन मानी जाती है, ऐसी पोस्ट में सारे कैटेगरी वाले फाइट कर सकते हैं। इसमें देखो बोला है पीएचडी केमिस्ट्री में होनी चाहिए, ये बिल्कुल अलग आ गया भाई। ठीक है, नहीं तो फिर एक 4 साल की आपने बी बीटेक करके रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग में, पेट्रोकेमिकल में, या केमिकल टेक्नोलॉजी से आपने करी हो, डुअल डिग्री वो भी चल जाएगी। फिर 3 साल का डिप्लोमा, मतलब वो मतलब इसमें ये कि पीएचडी वाला भी काम कर जाएगा, ये मतलब है। और यहाँ पे लिखा है ना देखो, क्या प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पीएचडी इन केमिस्ट्री, इसका मतलब प्रेफरेंस मिलेगी, ये नहीं कि मस्ट है कि आप पीएचडी करके बैठे हो, ये ध्यान रखना। परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रहेगा पीएचडी वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए वही रहेगा जो था, 60% रहेगा, जो जैसा कि बताया गया था, है ना। और यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 32 है, लेकिन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 27 है। ये इसका ध्यान रखना। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो हर जगह फिर अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग घुसेड़ दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है। अब आ जाओ मार्केटिंग। मार्केटिंग में भैया वही साइंस इंजीनियरिंग वाला, साइंस वाला ही भर सकता है, इंजीनियरिंग वाला ही भर सकता है, और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट भी भर सकता है ना। और साथ में इन्होंने कहा है, एंड करके लिखा हुआ है कि 2 साल का आपने फुल टाइम यूजीसी कोई इनमें से एमबीए किया हो, चाहे मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ये एमएमएस कर दिया हो आपने, एमएमएस बनवा नहीं लिया, मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन मेजर, एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए मतलब करके रखा हो तो काम बन जाएगा आपका ना। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट इक्वलेंट टू एमबीए करके रखा तो भी आपके लिए फायदा ही है ना। 60% मार्क्स, 27 की एज, वही सेम। ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे साफ बोला है फुल टाइम, बस डिग्री हो कहीं सी भी हो, है ना। या और साथ में आपने वही पीजी की डिग्री लेके रखी हो, किसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा, किसमें बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में, तो आपको काम बन जाएगा। एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि लॉ वगैरह अगर आपने किया है तो बहुत प्रेफरेंस मिल जाएगी। मराठी लैंग्वेज को इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। पोस्ट को देख लो कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स वाली पोस्ट में सब हो रहा है। एज या बाकी सब सेम है, बाकी परसेंटेज डिग्री की सब कुछ सेम है। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा है कि भैया आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके रखा हो, है ना, फुल टाइम, मतलब बीए वाले हो गए और क्या, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एज बिल्कुल सेम है ना। अब आ जाओ कम्युनिकेशन वाला, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, 3 पोस्ट है, 2 जनरल की, एक ओबीसी एनसीएल की। अब इसमें बिजनेस मैनेजमेंट आपका मांग लिया, जैसे मीडिया स्टडीज में, पब्लिक रिलेटिव्स में, मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में अगर आपने किया तो कम्युनिकेशन तो उन्हीं के लिए होता है। बाकी बिल्कुल एज वेज सब सेम है और यहाँ पे खत्म हो जाता है। समझ गए आप मेरी बात, है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नीचे की तरफ मुझे और क्या बताने के लिए आपको है। बस ये तो सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कि किस किस को क्या सर्टिफिकेट लगता है, किसको फीस नहीं, मैंने बता दिया था। एक्स सर्विसमैन महिलाओं को, एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को कोई भी फीस नहीं है, नो फीस। और जिनको है उनको 1000 रुपये। एज की छूटी मैंने आपको बता दी है पहले ही, वहाँ पर क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ समझा दिया है। ये 1000 रुपये की फ़ीस लगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। और ये देख लो जरा, थाल, अलीबाग और ट्रॉम्बे, यहाँ पर आपको सेंटर बता रहा हूँ मैं अभी आपको। एक ये है, देखिए जरा ध्यान से, 1 साल की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था, और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा ना वो 30,000 रुपये पर मंथ रहेगा। फिर उसमें आपको जो लॉजिंग, रहने वहने की जो फैसिलिटी, वो सब ये हॉस्टल कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। ठीक है ना। और अ, हाँ बस ठीक, आगे चलते हैं वैसे। अब जिसने मान लो 1 साल की ट्रेनिंग कर दी तो फिर उसको जो है रख लिया जाएगा E1 ग्रेड पर। 40,000 उसकी तनख्वाह कर दी जाएगी। सब कुछ मिला मिला करके भाई 81,000 सैलरी बनेगी। फिर 1 लाख का आपको बॉन्ड बनना है, वो तो ज्वाइनिंग के टाइम पे भरोगे जब आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करोगे, लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग इन फिक्स डिपॉजिट। भैया वो भी फिक्स डिपॉजिट में आपको रखना है उसको, मतलब देना है उसको तुरंत। 4 साल का इसमें 1 साल की ट्रेनिंग के बाद मतलब 4 साल टोटल हो जाएंगे, 1 साल की ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड ही है। ठीक है ना। अब भाई सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट से होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, है ना। ऑनलाइन टेस्ट है और पीआई है। अब ऑनलाइन टेस्ट देखो जरा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, सारे ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट रहेंगे। अब इसमें क्या है, सेंटर ये रहा भाई कि जैसे भोपाल, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, नागपुर, मीडियम, और हाँ, मीडियम ऑफ टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, है ना। सेंटर वेन्यू जो है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, एक बार आपने जो बना लिया तो इसके लिए रिक्वेस्ट ना करें, साफ बता दिया है। ठीक है। अब देखिए होना क्या है, कैसा टेस्ट होगा आपका, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में भी 50 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में भी 50 क्वेश्चन है।
पहले पार्ट के जो 50 क्वेश्चन है वो आपके डिग्री और मतलब से जुड़े हुए सवाल उसमें रहेंगे, आपने जो भी डिग्री पढ़ी है उससे रहेंगे 50 सवाल, और उसमें एक एक सवाल 2-2 नंबर का है। फिर अगले जो 50 सवाल है उसमें जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, और उसमें सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग है भैया, देर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो याद रखना है इसको। और ये भी ध्यान रखना, पूरे पेपर में अगर किसी के 0 नंबर आ जाते हैं या माइनस में नंबर आ जाते हैं, उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। और इस तरह से आप देखोगे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, है ना। टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? 90 मिनट मिलेगा, 1.5 घंटा हो गया आपको, 1.5 हाफ। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब धीरे से, है ना। अब देखो इन्होंने बोला है एग्जैक्ट डेट और ऑनलाइन टेस्ट कम्युनिकेटेड टू द कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड के थ्रू हम सारी जानकारी दे देंगे, इन्हें साफ बता दिया है, तो इसलिए ज़्यादा आप परेशान भी ना हो। फिर यहाँ पे आपको हड़काया गया है कि आप थोड़ा टाइम से पहुंचे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए इंटरव्यू में क्या होगा कि एक पोस्ट के लिए 7 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना, 1:7 का रेशियो रहेगा, इतने लोग सिलेक्ट करे जाएंगे। और बस ये बता दिया आपको। अब यहाँ देखो वेटेज कितना है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट में ना 80% वेटेज है उसका, और पर्सनल इंटरव्यू पे 20%, इस तरह से 100% को डिवाइड किया गया है कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया ऑनलाइन टेस्ट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसका लाइएगा आप। ठीक। और फिर इसका दिन ने बोला है कि कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई, अब फिर आपको पर्सनल इंटरव्यू फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा सेपरेटली विद मिनिमम एवरेज 50%, मतलब इंटरव्यू जितने भी नंबर का है उसका 50% नंबर तो आपको लाना पड़ेगा, तब आप उसको क्वालिफाई माना जाओगे, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे। फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा, उससे पहले आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेडिकल वगैरह लिखा है वो करवाएंगे ही। फिर फॉर्म कैसे भरते हैं वो देख लो यहाँ पे जरा, मतलब फोटो वोटो मेन है भाई, ये तो मैं देखिए ज़्यादातर कहता हूँ कि आप बाहर जाके करवा लो, बाकी फोटो में ये है कि वाइट बैकग्राउंड हो, है ना। ये क्या है भाई, फोटोग्राफ है ना। हाँ फोटोग्राफ है, इतना साइज होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू इंक से आपने साइन किया हो, और सिग्नेचर आपने ब्लैक इंक से करनी है वाइट पेपर पर। ठीक है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, सिग्नेचर कैपिटल लेटर मत करना, ये आपको पता रहता है। अंगूठे का निशान भी देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। शुड बी प्रॉपरली स्कैन्ड एंड नॉट सबमर्ज्ड, तो थोड़ा ध्यान देना इसका। ये है भैया, इसे कहते हैं अंडरटेकिंग, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, इटैलिक दिख रहा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, यही आपको पेपर पे लिखना है। पहले यहाँ से आई से लेकर के फिर अपना नाम लिखोगे, फिर हेयर बाय डिक्लेयर देख के रिक्वायर्ड तक करके स्कैन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है। फिर पेमेंट वगैरह होता है, देखो सबसे पहले तो सबको पता है कि भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो पहले तो अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदमी डालता है, तो उसमें फिर वो लोग पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी भेजते हैं या कुछ भेजते हैं, फिर उसको लेकर के फिर जाना पड़ता है और फिर अप्लाई करना पड़ता है, बिल्कुल आईबीपीएस की तरह ही है, ये कुछ अलग से नहीं है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो फोटो का साइज़ कितना होना चाहिए, जैसे 20 से 50 केबी की फ़ोटो हो गई, है ना, 50 केबी से ऊपर ना जाए। ऐसे ही आप देखोगे जो सिग्नेचर है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है ना, तो उनके लिए भी यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है कि भाई जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 केबी के अंदर रहे। ठीक है। ऐसे ही अंगूठा भी, नहीं सिग्नेचर रहे इतना फॉर सिग्नेचर, एंड 20 से 50 केबी के बीच में अंगूठा रहे, और जेपीजी फॉर्मेट वगैरह ही चलेगा इसमें। ठीक है। और डिक्लेरेशन इंग्लिश में ही होना चाहिए, और उसका 100 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। और बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो भी हैं, है ना। जो भी वहाँ पे मांगा जाएगा तो फॉर्म भरते हुए मालूम चल जाएगा, नहीं तो मैं कहता हूँ हमेशा ऑनलाइन चले जाओ कहीं पर, किसी बेचारे को दे दो। और हाँ, जो पर्सन विद मेंस्ट्रुअल डिसेबिलिटी है उन्हें भाई स्क्राइब का भी यूज़ मिलेगा। स्क्राइब की कुछ कंडीशन होती हैं, स्क्राइब मतलब आपका हेल्पर जो रहता है ये, एक तो ये आपकी डिग्री से कम डिग्री इसके पास होनी चाहिए, दूसरा ये किसी और का स्क्राइब नहीं हो सकता अदर पर्सन का उसी एग्ज़ाम में, है ना। और दूसरा ये वही एग्ज़ाम ना दे रहा हो, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसकी बैटरी भी लो रही है दोस्तों, तो अपने को इसे अब यहाँ पर बंद करना होगा। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, मेरे ख्याल से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है ना, डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब देखिए कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे बता देना, है ना। जुड़ जाइए इस चैनल से भी और वो पेज से भी अपने डाउट क्लियर करने के लिए। और बस कभी सिलेक्शन हो जाए तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा, और नौकरी के लिए हमेशा काम करते रहिए, ज़रूरी है ना। क्या है, जीविका तो चलानी ही है हमें। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और जो बेचारे ज़रूरतमंद है जिन्हें इसके बारे में जानना है, फॉर्म के लिए बैठे रहते हैं समझने के लिए, उनको भेज दीजिएगा अगर आपके ये काम का ना हो तो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।